हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसटीडी केएन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के विषय में, समाज और यज्ञ के विषय में इनके लगभग टॉपिक को कवर कर लिए थे। जैसे कि आपका समाज और यज्ञ के विषय में हमने कर लिए थे। तो चलिए अब आगे के टॉपिक में हम पार्ट 2 में वैदिक काल की नदियाँ के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना वैदिक सभ्यता में नदियाँ की जो चर्चा हुई है वो विशेष तरह का प्रकार से है। तो चलिए हम इनको शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक काल की नदियाँ, उस समय के नदी और अभी के नदी में चेंजिंग है। वैदिक काल के नदी जो था उस समय और अभी का नदी में चेंजिंग है। जैसे कि आप कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ। देखिए, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। वैसे भी जो है ना वैदिक काल में नदियों का नाम है। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे पहला है आपका झेलम। इसे वितस्ता का नाम से जाना जाता था। क्या? झेलम को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता का नाम। देखिए, यह ब्यास का क्या है पुराना नाम? विपाशा। और चिनाब का पुराना नाम क्या है? अश्कनी। और सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री। और रावी का नाम है आपका परुष्णी। और गंडक का क्या नाम है? सदानीरा। तो देखिए, ये जो वैदिक काल में जो नदियाँ थी ये सब अपने अपने प्राचीन नाम के नाम से जाना जाता था। तो हम फिर यहाँ पे क्या देखिए, झेलम को क्या कहेगा? वितस्ता। इसका पुराना नाम था झेलम का। ब्यास का क्या नाम था? विपाशा। चिनाब का अश्कनी। सतलज का सतुद्री। रावी का परुष्णी। और गंडक का सदानीरा था। देखिए, सरस्वती नदी की भी चर्चा है इसमें। घग्गर नदी यह विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती को हम घग्गर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? घग्गर, जो कि यह राजस्थान में है। देखिए, यह नदी जो है ना विलुप्त हो चुकी है। यह राजस्थान के पास से निकलती थी। इस नदी का कोई अवशेष नहीं मिल पाया है। सरस्वती नदी जो है, इनका अवशेष जो है ना अभी तक मिल नहीं पाया है। हालांकि गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। यहाँ की देखिए दिया गया है कि हालांकि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग में। लेकिन सरस्वती जो है भूमिगत हो चुकी है, यह अभी तक मिल नहीं पाई है। सरस्वती नदी जो है अभी तक मिल नहीं पाई है, जो भूमिगत हो चुकी है। देखिए, आप जो आपका कह सकते हैं यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना इसकी खोज में लगा हुआ है कि इस नदी का पता चल सके। लेकिन फिलहाल अभी तक इस नदी का पता नहीं चल पाया है। अब देखिए, सिंधु का प्राचीन नाम क्या था? क्या है? सिंधु है। देखिए, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा जो है सिंधु नदी की है। जो है सर्वाधिक चर्चा किस नदी की है? सिंधु नदी की है। क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी जो था वैदिक काल सभ्यता में जो है ना महत्वपूर्ण नदी इसको माना गया है। देखिए, वैदिक काल में टैक्स को जो हम लोग अभी का टैक्स वर्तमान टैक्स पेयर करते हैं, उस समय जो है ना उस जो टैक्स पे करता था उसको क्या कहता था? बलि खाता था। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की, वैदिक काल में यह बलि जो है ना एक टैक्स के रूप में दिया जाता था। यहाँ पर मुख्य रूप से गाय को पालते थे। वैदिक काल में मुख्य रूप से जो है ना गाय को पालता था। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था का साधन क्या था? देखिए, आपका अर्थव्यवस्था वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का साधन क्या था? तो कृषि और पशुपालन था। टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ग्रामीण। गांव के लिए जो पद था वो ग्रामीण था, और जो कि मुखिया के रूप में होता था। गांव की छोटी इकाई थी। बड़ा जनपद होता था, जो कि यह देश के समान होता था। जनपद जो है ना देश के समान होता था। जनपद का मुखिया कौन कहा जाता है? उससे राजन का होता था। जैसे कि अभी आप मान सकते हैं वर्तमान के मुख्यमंत्री मान सकते हैं राज्य का मुखिया, उसी तरह उस समय जनपद था। और जनपद में जो यह देश के समान होता था, राजन इसका होता था, इसका मुखिया। अभी आप कह सकते थे या मुखिया, अभी जैसे गांव में मुखिया होता है, जिला में आपका कौन हो गया? मेयर हो गया। तो उसी प्रकार उस समय जो है ना गांव टैक्स वसूलने की जो गांव की जिम्मेदारी होती थी वो ग्रामीण का होता था, पद कहलाता था ग्रामीण, जो कि अब मुखिया के रूप में होता था। अब जो गांव की जो सबसे छोटी इकाई थी या इकाई यही थी ग्रामीण। बड़ा इकाई कौन है? जन्म। जब पीरियड चल रहा था तो उस समय जो है ना खोज होने लगी। उत्तर प्रदेश का एक जगह था जिसका नाम क्या था? तिरंजी खेरी। तिरंजी खेरी में जो है ना लोहे की खोज होगी। लोहे की खोज होने की वजह से हर चीज़ में बहुत सी चेंजिंग होने लगी। इस बदलाव की वजह से जो जनपद था वह बड़े होने लगे। जहाँ जहाँ पर लोहा मिलने लगा वहाँ का जनपद बड़ा होने लगा। लोहे की खोज होने के वहाँ खोज होने की वजह से जनपद जो था जो है ना क्या होने लगा? जनपद जो बड़ा होकर नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। और वहाँ लोहार लोग की संख्या बढ़ने लगी, एक से एक समान बनने लगे। जनपद जो है बड़ा होकर महाजनपद में बदल गया, ये महाजनपद का रूप ले लिया। धीरे धीरे करके भारत में जो है ना कुल 16 महाजनपद हो गए। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद, जिसमें 2 महाजनपद बहुत प्रचलित था। कौन कौन? आप कह सकते हैं एक पहला मगध और दूसरा महास्मृति। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली महास्मृति। अब ये देखिए 16 महाजनपद की चर्चा किस में है?
तो अंगुत्तर निकाय में है। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक किताब है। बिहार में सबसे फेमस महाजनपद कौन था? तो अरे बिहार में सबसे फेमस महाजनपद तो मगध था। मगध महाजनपद एक छोटा सा महाजनपद था जो उस समय राजगीर से चालू, देखिए मगध महाजनपद छोटा था, उस समय राजगीर से चालू हुआ था। और उस समय राजगीर का नाम था क्या? उस समय राजगीर का नाम राजगृह था। राजगृह का मतलब क्या होता है? बताइए। राजगीर का मतलब राजाओं का घर। जानबूझकर मगध की राजधानी राजगीर बनाई गई थी। देखिए ये जो है ना सोची समझी रणनीति थी कि मगध की राजधानी को राजगीर बनाने की। क्योंकि देखिए राजगीर में चारों ओर पहाड़ है, ताकि कोई आक्रमण करने के लिए आए तो हम उसे दूर से ही उस पर निगाह रख सके। इस कारण से वहाँ के राजाओं ने, मगध के राजाओं ने राजगीर को राजधानी बनाई थी। क्योंकि राजगीर चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है, और जब कोई भी अगर बाहरी राज उस पर आक्रमण करने आता है या तो तब उस पर आसानी से उसका निगरानी रख सकता है उस पर कि कौन बाहर सा राज आक्रमण के लिए आ रहा है। ये मगध महाजनपद जो था ना, देखते देखते बहुत बड़ा हो गया, और धीरे धीरे मगध महाजनपद बड़ा हो गया, देखते देखते जो है बहुत बड़ा हो गया। और पूरा भारत, पाकिस्तान, जैसे कि पूरा भारत अफगानिस्तान तक पहुंच गया, और बिहारियों का कब्जा हो गया। कहता है कि बिहारियों का एक बिहारी सब पे पारी। इस कारण से जो है ना मगध अफगानिस्तान तक का घेर लिया था मगध महाजनपद। सोच सकते हैं कितना बड़ा महाजनपद था भारत का ये मगध का। लेकिन आज का तो स्थिति बहुत ख़राब है बिहार का। देखिए यह जो है ना मगध महाजनपद, राजगीर से शुरू होने वाला मगध पूरे अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। ये देखिए मगध महाजनपद आपका उड़ीसा के कटक से चालू होता था और अफगानिस्तान के अटक तक जाता था। विडंबना यह है कि आज यह अपनी पहचान के लिए भी सिमटता जा रहा है। यह स्थिति आ गया है कि बिहार अपनी पहचान के लिए भी सिमटता जा रहा है। एक समय था कि यहाँ पर जो है ना दूसरे देश से आकर पढ़ते थे, बिहार का नाम रोशन था। लेकिन अभी का समय बहुत विडंबना है कि बिहार किस तरह से पीछे जा रहा है। चलिए तो खैर टॉपिक पे आते हैं। इस समय देखिए, इस समय जो है ना घड़ा और मनका या मृदवान, मिट्टी का बर्तन 4 प्रकार के होता है। आपका 4 प्रकार के होता था। घड़ा को मनका कह सकते, मृदवान देखिए घड़ा बोलिए या मनका या मृदवान सब एक ही है, मिट्टी का बर्तन। इनमें 4 प्रकार के होते मृदवान। देखिए पहला था आपका धूसर मृदवान। पहला क्या था? धूसर मृदवान। दूसरा था काला मृदवान। तीसरा आपका लाल मृदवान। चौथा है मिश्रित मृदवान। मिश्रित मृदवान लाल एवं काला दोनों का मिश्रण था, इसी कारण से मिश्रित मृदवान कहा गया। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में जो है ना षष्ठ दर्शन की चर्चा को किया गया। चलिए षष्ठ दर्शन की चर्चा को हम देखते हैं। देखिए 6 दर्शन में से कुछ दर्शन फेमस थे। जो दर्शन की चर्चा वैदिक काल में है, षष्ठ दर्शन जिसको कहते हैं, इसमें 6 दर्शन में कितने फेमस हैं? कुछ फेमस दर्शन है। जैसे कि पहला आप देखिए न्याय दर्शन हो गया, न्याय दर्शन। दूसरा आपका सांख्य दर्शन। तीसरा है योग दर्शन। चौथा है आपका वैशेषिक दर्शन। तो चलिए हम इसको देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा गया है? गौतम को। किसे? गौतम को। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल को। योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि। ये तो सबसे आसान है। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कनाद। देखिए भारत में बहुत पहले ही जो था ना कनाद ऋषि था। इसने जिन्होंने डाल्टन के जो है ना कनाद ऋषि ने किया गया डाल्टन के सिद्धांत से पहले जो है ना कनाद ऋषि ने परमाणु का सिद्धांत दिया था और कहा कि पूरा विश्व किससे बना है? तो छोटे छोटे परमाणु से। कनाद ऋषि जो है ना डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया है ना, तो इससे भी पहले कनाद ऋषि जो है ना परमाणु का सिद्धांत दे चुका था। और वो क्या कहा कि पूरा विश्व जो है छोटे छोटे परमाणु से बना है। मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। कौन? बादरायण है। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? बादरायण। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। ये 2 किताबें हैं। महात्मा बुद्ध, देखिए जो ना 2 किताब है। कौन 2 किताब है? एक है आपका, बताइए जल्दी। दूसरा आपका कौन होगा? अरे पूर्व मीमांसा नहीं होगा। चलिए महात्मा बुद्ध जिस दर्शन से प्रभावित थे वो कौन सा दर्शन था? बताइए। महात्मा बुद्ध जिस दर्शन से प्रभावित थे वह दर्शन का नाम था सांख्य दर्शन। महात्मा बुद्ध सांख्य दर्शन से बहुत प्रभावित थे।
देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है, चलिए इसके अंतर के विषय में हम लोग देखते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता बोले या कांस्ययुगीन बोलिए। चलिए वैदिक सभ्यता में देखिए, सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु बैल था और वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन सा, गाय था। इसमें जो है ना नियोजन, सिंधु सभ्यता में नियोजन की इकाई थी और वैदिक काल में सामाजिक नियोजन था। सिंधु सभ्यता में के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे और वैदिक काल में जो है ना गाय के लिए युद्ध होता था। अगर गुम हो जाता था या गाय को कोई मार दिया, उसको अगर नहीं मिले तो उसके लिए युद्ध हो जाता था। बेसिकली मार देने के बाद जो है ना युद्ध तो तय था वैदिक काल में। चलिए सिंधु सभ्यता में देखिए कांसा की खोज हो गई, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहा की खोज हो चुकी थी। सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार एकदम फेमस था। इसमें अर्थव्यवस्था का आधार जो है ना कृषि एवं व्यापार सिंधु सभ्यता में फेमस था। और यहाँ पर क्या आपका वैदिक काल में कृषि और पशुपालन है। देखिए सिंधु सभ्यता में शिव तथा मातृ देवी की पूजा की जाती थी और जबकि वैदिक काल में इंद्र देवता को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप लोग से। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धर्म के विषय में मिलेंगे।